नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और जैसा कि आपसे मैंने चर्चा करी थी कि हमने ये क्विज दी थी आपको, इसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा ये चेक कर लेंगे। तो मैं आपके साथ एक बार तो ये क्विज करूंगा कि इसमें आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करते जाना, अटेम्प्ट करते जाना, और उसके बाद में फिर आपके साथ फाइनली इसमें शेयर कर लूँगा एक्सप्लेनेशन। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। छोटी सी क्विज ली थी अपन ने ये। देखिए, पहला ही प्रश्न आपके पास आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। अब आप मुझे इसमें इसका आंसर बता दीजिए। आपने क्या लगाए? नामित, शुभम, कविता? हाँ, बताइए बताइए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं 142। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एक द्विवार्षिक प्रकाशित सूचकांक है। ये वर्ल्ड प्रेस की जो फ्रीडम है उसके ऊपर निकाली जाती है ये, जो पत्रकारिता की गुणवत्ता का सूचक है। दूसरा ऑप्शन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित किया गया है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। देखो, आप जो बोलेंगे ना, मैं एटलीस्ट अभी तो वो लगा दूंगा। हाँ, बोलिए 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 सर, बोलिए, बताइए। आप अपने कमेंट दीजिए, मैं इस पे आपको रिप्लाई करता हूँ। अविनाश ने दिया है मुझे, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है मोहित, कथन 1 2 3 सही है प्रणव। देखो, जो आपके मेजोरिटी वाले आएंगे वो मैं आपको देता जाऊंगा, वो जो आपके मेजोरिटी के आंसर होंगे उनको मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है, आपका आ रहा है कथन 1 2 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, एक आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवो जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड जो है को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC, ध्यान रखना ये भारत की वह सर्वोच्च कमेटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी फैसले लेने होती हैं उससे पहले इवैल्यूएशन यही करती है। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के वाणिज्यिक उपयोग को स्वीकृति देने हेतु स्थापित भारत का सर्वोच्च नियामक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। कविता ने बोला 2। ठीक है, बाकियों का भी उत्तर बता दीजिए क्या है। ओके, देखो मेरे पास जो मेजोरिटी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 में 2 लगा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही डिजिटल मुद्रा का नाम बताइए। राहुल बिटकॉइन, कविता, पुलकित, मोहित, बिटकॉइन। ठीक है, लीजिए साहब बिटकॉइन लगा दिए। नेक्स्ट, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। डेमोग्राफिक एडवांटेज क्या होता है कि जब हम भैया हमारी जनसंख्या को हमारे उत्पादन, हमारी संसाधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं, तब हमारे लिए उसको डेमोग्राफिक एडवांटेज बोलते हैं। किसके लिए बोली गई है? चीन से आगे निकल जाएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? अधिकतर आपके उत्तर आ रहे हैं 2, ब्रिटेन। ठीक है, लो साहब, कविता, पुलकित, मोहित, तुम सब ने 2 2 उत्तर दिए हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यह कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अच्छा, उत्तर भी आने स्टार्ट कर दिया आपने तो। दूसरा, इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मेजबान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की सूचना के संबंध में उनके दूतावास या वाणिज्य दूतावास को बिना देरी के नोटिस दिया जाना चाहिए। तीसरा, भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में इस कन्वेंशन के माध्यम से प्रदान की गई राजनयिक पहुंच की सुविधा प्रदान करने से इनकार करने के संबंध में पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
बताइए किस कन्वेंशन के अंतर्गत हमने ये काम किया था। देखो मैं स्पीडली चलूंगा कि ऑलरेडी मैंने इसके आंसर रिवील कर दिए हैं। जिन छात्रों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो एक बार अटेम्प्ट कर दीजिए। मेरे पास जो मेजोरिटी जो इसके आंसर आ रहे हैं वो आ रहा है जिनेवा कन्वेंशन। लीजिए, जिनेवा कन्वेंशन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में है? आंसर आ रहे हैं, मोहित ने दिया है महासागर संरक्षण, कविता एक, ठीक है, राहुल ने एक, ठीक है, ओके, सुधा जुबेदा, ओके एक, अरे वाह, आप सबके एक आ रहे हैं तो लो साहब मैंने एक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही इद्रिस डेबी इटनो का निधन हुआ है। वे 3 दशक से अधिक समय तक किस मध्य अफ्रीकी राष्ट्र के शासक थे? बताइए। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन था, ये अभी भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। बताइए, आइवरी कोस्ट, घना, चाड, जिम्बाब्वे। ओके, घना, घना, चाड, आइवरी कोस्ट, अच्छा, जिम्बाब्वे। सारे सबने आंसर दे दिए। अजी एक पे तो कोई मेजोरिटी बताओ आप लोग। घना के जा रहे हैं, मैं घना का लगाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, रेस्पॉन्ड प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रोग्राम इसरो द्वारा शुरू किया गया था, उत्तर आने भी शुरू हो गए। ये शिक्षाविदों को विभिन्न अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शोध प्रायोजन कार्यक्रम है। बताइए, एक और दो दोनों, एक तीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। मैं ये लगा देता हूँ एक और दो दोनों, मेजोरिटी के आंसर। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टार्टअप केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत मौद्रिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना के पात्र होंगे। ये नई योजना, ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, सीड फंड योजना। अभी आपको मैं सबका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके, इस योजना की शुरुआत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा की गई थी। ये तो आपको रटा दिया था मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, ध्यान हो तो आपको। बताइए, केवल एक कथन सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक और ना ही दो सही है? बताइए। राहुल ने उत्तर दिया है दो, केवल दो, केवल दो, केवल दो, ठीक है, ठीक है, लो साहब केवल दो। नेक्स्ट चल रहे हैं, 10 के 10 क्वेश्चन हो गए, सबमिट कर रहा हूँ, उससे एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के बेसिस पे लाने का मेरा एक ही प्रयोजन था कि आप सब विद्यार्थी बार बार कह रहे थे सर ये टेस्ट लेना कैसे, किस प्रकार से दिखता है, तो ये भी देख लीजिएगा। और कल से यदि आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन डिस्कस करना हो तो हम वैसे भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। सबमिट करता हूँ साहब, देखो फिर सबमिट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन लिए, 10 के 10 क्वेश्चनों के आंसर दिए। समय लिया मैंने 6 बज के, मतलब 6 मिनट और 15-14 सेकेंड अभी भी रिमेनिंग है। लो साहब सबमिट कर दिया। अब इसमें देखो, करेक्ट आंसर है 4 और इनकरेक्ट आंसर है 6। मतलब कि जो मेजोरिटी वाले आंसर थे ना, उनमें से आपको 40% लोग जो है वही सही दे पाए। मतलब मेजोरिटी का बता रहा हूं मैं आपको, समझो। लो साहब सॉल्यूशन देखते हैं अब। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? पिछले साल की तरह इस साल भी किस पे था? 142वें स्थान पर था। इस सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे ऊपर है साहब नॉर्वे। इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। हमने 142 लगाया था, इसमें 145 आंसर बता रहा है। कंप्यूटर महाशय की गलती, आप क्षमा करना। और इसका आंसर आप क्या लगाओगे? इस साल भी 142 है, ठीक है, तो बेनिफिट एंड डाउट मिल जाएगा। 10 में से 5 क्वेश्चन सही माने जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए, ये जो अभी आपके साथ क्वेश्चन था इसको थोड़ा विस्तार से देखिएगा। 2002 से रिपोर्ट आनी स्टार्ट हुई थी। ये रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है। पेरिस स्थित ये RSF है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक अंतर्राष्ट्रीय NGO, गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीका आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह सूचकांक पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। आज भी इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था, दैनिक जागरण में, यदि आप देखेंगे तो। ये सार्वजनिक नीतियों को रैंकिंग नहीं करता है, भले ही सरकारें स्पष्ट रूप से अपने देश की रैंकिंग पर एक बड़ा प्रभाव डालती है। हालांकि ये पत्रकारिता के गुणवत्ता का सूचक नहीं है, ध्यान रखना। तो अतः एक तो सही नहीं हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा था भैया एक गुणवत्ता का सूचक है,
गुणवत्ता का, क्वालिटी का आप जब भी मानेंगे जब पैरामीटर्स में वो खरा उतर रहा हो, जबकि एक एनजीओ संगठन के द्वारा चलाया गया, तो इसलिए पत्रकारिता की गुणवत्ता का सूचक नहीं माना गया है। 2021 में नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पर ही आ रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा देश फिनलैंड है और तीसरा डेनमार्क को प्राप्त हुआ था। दो कथन जो है वह भी सही नहीं है कि स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। कौन सा शीर्ष पर है? हमेशा नॉर्वे है। इरित्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान 180 पर है। चीन 177 पर है। उत्तर कोरिया 179 और तुर्कमेनिस्तान 178वें स्थान पर है। अभी हाल ही में जो 180 देशों की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी 2021, उसमें भारत का स्थान कौन सा? 142। क्लियर। और संविधान की जो अनुच्छेद 19 है आर्टिकल 19 के तहत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो वाक स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल, तो मतलब कथन 3 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने, हमने जो टिक लगाया था, माफ करना, वो 1 2 3 सही लगाया था, लेकिन सही आंसर क्या है? केवल 3। क्लियर। चलिए सर, अगला प्रश्न हमने कौन सा लगाया था? केवल 2। सही कौन सा है? 1 व 2। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये प्रश्न था। सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्ट। देखो, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके तहत अधिसूचित नोटिफाइड खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात, भंडारण नियम 1989 के तहत विनियमित किया जाता है। तो कथन 1 सही है। दूसरा, ये नियम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। क्लियर है। अगला, वर्ष 1989 के इन नियमों के साथ अनुसंधान, बायोलॉजिक्स, सीमित क्षेत्र परीक्षण, खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन और पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन आदि पर दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला भी जारी की गई है। भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, इवैल्यूएशन कमेटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के वाणिज्यिक उपयोग की स्वीकृति देने हेतु स्थापित भारत की सर्वोच्च रेगुलेटरी नियामक निकाय है। ध्यान रखना, GEAC सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके BT फोर्टिफाइड या BT ब्रिंजल वगैरह आप देखते हैं, मतलब जेनेटिक, बायोजेनेटिक हो, चाहे जेनेटिक रूप में आपके फूड या एग्रीकल्चर में कोई नया प्रयोग हो, उसको इंप्लीमेंट कराएगा कौन? ये आपका GEAC कराएगा। बिना इसके परमिशन के, बिना इसके अनुमति के आप इसको मार्केट में लेके आ ही नहीं सकते। क्लियर। अतः कथन 2 सही है। आनुवांशिक रूप से संशोधित अस्वीकृत बीज संस्करण का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? ब्रिटकॉइन। क्या? ब्रिटकॉइन। ध्यान रखना, ब्रिटकॉइन। बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार हुआ है। बैंक ने कहा है कि नई मुद्रा घरों और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए डिजिटल पैसे का एक नया रूप होगा। देखो, मैंने एक लाइव सेशन लिया था बेसिकली वर्चुअल करेंसी पे, उसमें हमने इस ब्रिटकॉइन के बारे में भी डिस्कस किया था। क्या इसके लाभ होने जा रहे हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, RBI इसके लिए क्या बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है, कहीं कहीं RBI भी बोलता है कि हमें ये वर्चुअल करेंसी चालू करनी पड़ेगी। वो सेशन आप ले लेते तो ले लेना, मैं डाल दूंगा उसको यूट्यूब पर, उसको देख लेना। नेक्स्ट, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के डेमोग्राफिक एडवांटेज को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी करी है? हमने आंसर लगाया था ब्रिटेन, आंसर है इसका चीन। स्पष्ट, सीधा, सिंपल, स्टैटिक आंसर। अगला प्रश्न 6, यह कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को परिभाषित करती है। इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मेजबान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की सूचना के संबंध में उनके दूतावास या वाणिज्य दूतावास को बिना देरी के नोटिस देना पड़ेगा आपको। तीसरा, भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में इस कन्वेंशन के माध्यम से प्रदान की गई राजनयिक पहुंच की सुविधा प्रदान करने से इनकार करने के संबंध में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दरवाजा खटखटाया था। वो कन्वेंशन पूछा गया था हमसे कि वो कन्वेंशन क्या, कौन सा था जिसके तहत भैया राजनयिक की पहुंच सुनिश्चित होती है? तो इसका उत्तर है वियना। हमने जिनेवा नाम सुनते हैं तो जिनेवा कन्वेंशन हमने लगाया था आंसर। जो बहुसंख्यक आप देख लीजिए विद्यार्थी जो आंसर बता रहे हैं और जो सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थी है उनका प्रतिशत मात्र 2-3% ही है सही रहने का।
ठीक है, कौन सा? वियना कन्वेंशन। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं साथ साथ। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को परिभाषित करती है। स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एक राजदूत किसी मेजबान देश में एक विदेशी राज्य का प्रतिनिधि होता है जो अपने देशवासियों के हितों के लिए काम करता है। वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 36 में कहा है कि मेजबान देश में गिरफ्तार या हिरासत में कोई भी विदेशी नागरिकों को आप ले लेंगे या तो उसके बारे में सूचना आपको संबंधित राजनयिक को देनी पड़ेगी बिना किसी देरी के। यदि हिरासत में लिया गया विदेशी नागरिक ऐसा अनुरोध करता है तो पुलिस को दूतावास या वाणिज्य दूतावास को उस नोटिस को फैक्स करना चाहिए जिसके द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति का सत्यापन किया जाए। भैया कौन कहाँ से आया है, तू जिस देश का बता रहा है, तेरा नाम पता क्या है, ये मालूम हो सके। भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करना, वियना कन्वेंशन से इनकार करने और मौत की सजा जो पाकिस्तान दी थी उसको चुनौती देने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गए थे। क्लियर? दूतावास को यह नोटिस एक फैक्स के माध्यम से सरलतम रूप से भी दिया जा सकता है जिसमें व्यक्ति का नाम, गिरफ्तारी का स्थान और संभव हो तो गिरफ्तारी या हिरासत के कारणों में भी बताया जा सकता है। अतः विकल्प डी सही है। कौन सा कन्वेंशन? वियना कन्वेंशन। चलिए साहब, ब्लू नेचर आपने बिल्कुल सही बताया। ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में हुआ है ये महासागर संरक्षण के लिए हुआ है। अगले 5 वर्षों के लिए महासागर के 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक वैश्विक समुद्री पहल की गई है। इस पहल को क्या नाम दिया गया है? ब्लू नेचर अलायंस नाम दिया गया है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सरकारें, स्थानीय समुदाय, स्वदेशी लोग, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उसके साथ कई परोपकारी संगठन मिलकर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इद्रिस डेबी इट्नो का निधन हुआ। वे 3 दशक से अधिक समय तक किस मध्य अफ्रीकी राष्ट्र के शासक थे? देखो, जो आपके मेजोरिटी आंसर आए थे वो हमने घना लगाया था और उत्तर क्या है उसका? छाड़। मध्य अफ्रीकी, ये सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है चड़ देश। इसके राष्ट्रपति थे इद्रिस डेबी इट्नो। 3 दशक से भी अधिक समय तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया और हाल ही में विद्रोही के साथ लड़ाई करते हुए मारे गए। डेबी अफ्रीका में इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई के प्रमुख फ्रांसीसी सहयोगी थे और उन्होंने उत्तरी माली में शांति के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण सैनिकों की आपूर्ति की थी। देखो, अफ्रीका में इस्लामिक टेररिस्ट जबरदस्त भर रहा है। ये बोको हरम आप देखते हैं वहीं की उत्पत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रेस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा गया था। ऑप्शन था पहला, ये इसरो द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा, यह शिक्षाविदों को विभिन्न अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक शोध प्रायोजन कार्यक्रम है। बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो? ना तो एक ना ही दो, आपके सभी के उत्तर आए थे इसमें, एक और दो दोनों सही है। पढ़ लेते हैं। इसरो ने क्या किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी सेल की 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन करेगा। कौन? इसरो। आईआईटी की ये अनुसंधान रिसर्च डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इसरो ने अपने रेस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंतर्गत इन परियोजनाओं का समर्थन किया है। अतः कथन एक तो सही है ही आपका। वर्ष 1970 के दशक में रेस्पॉन्ड प्रोग्राम अनुसंधान प्रायोजित शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य विभिन्न अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने और योगदान देने के लिए जो आपके एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। इसरो ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के अनुप्रयोग क्या अप्लाइड हो सकते हैं आपके अंतरिक्ष क्षेत्र के अंतर्गत, उससे संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों के संचालन के लिए यह आपको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड कराता है। अतः कथन 2 भी आपका सही है। बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, इसका उत्तर केवल 2 आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ और कॉन्सेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ध्यान रखना, मुझे बेसिकली कोई योजना लेके आया, ठीक है ना, उसके लिए ये क्या करेगा, ये योजना, ये उसका पूरा परीक्षण करेगा, बाजार में देखेगा भैया इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, फिर आपको वित्तीय सहायता दे दी जाएगी। 945 करोड़ रुपए लागत की योजना को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, आपको फिर बताया था DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा लॉन्च किया गया था। कथन 2 भी सही है। ध्यान रखना, DPIIT ये डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया सीड फंड योजना, ध्यान रखिएगा।
पात्रता भी देख लेते हैं। डीपीआईआईटी द्वारा केवल उसी स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करेंगे जिसकी आवेदन की अवधि से 2 वर्ष का अधिक समय नहीं हुआ है, मतलब 2 वर्ष पुरानी से ज्यादा होगी तो हम ये इसके अंतर्गत उसको सहयोग नहीं देंगे। स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है। मतलब कि अगर आपने स्टेट से 10 लाख से ऊपर की सहायता ले रखी है तो भी आप इसमें लायबल नहीं है। अगले 4 वर्षों में हम 300 इंक्यूबेटर्स के माध्यम से 3600 उद्यमियों को इसके अंतर्गत समर्थन देंगे। डीपीआईआईटी द्वारा गठित एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो इस योजना के समग्र निष्पादन की निगरानी हेतु जिम्मेदार होगी। क्लियर? ये हमने एक फास्ट फॉरवर्ड ली, ये 10 क्वेश्चन आपने जो किए होंगे उनके बारे में हल्का सा डिस्कशन किया है। इसको कल से और एलोबरेटली कर लेंगे। आप सब विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये टेस्ट होगा कैसे, होगा कैसे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। आप अपने बैच में जाइए, टेस्ट आपको वहाँ दिख जाएगा, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, अपना इवेल्यूशन कीजिए, कितने सही थे, कितने गलत थे, कितने समय में मैंने किया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रही बात टेस्ट के क्वेश्चंस का, आप सोचेंगे साहब क्वेश्चन आप कौन से और कैसे दे रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन हम बड़े लेवल के लेके आ रहे हैं। लेवल के इन द सेंस जो हमारे पास सपोज करें विजन के हो गए, दृष्टि के हो गए, अपने पीआईबी के हो गए, इनके जो जो अपने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं डेली के, वो सारे यहाँ पर पुटअप कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो उस चक्कर में आप परेशान मत होना, आपको क्वेश्चन ठीक मिलेंगे, इनको डेली प्रैक्टिस करते रहना। इवैल्यूएशन बहुत सारा हो जाएगा, 2 योजनाएं तो आपको अभी ध्यान में आ जानी चाहिए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। आपको कल इसी प्रकार से मैं अपलोड कर दूंगा। आई थिंक हम 3 या 4 बजे आपको करंट अफेयर से क्वेश्चंस डाल देंगे और आपको रात्रि के 9 बजे तक का समय दिया जाएगा। आप तब तक उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 9 बजे के बाद उसके आंसर लॉन्च कर दिए जाएंगे, तो एक्सप्लेनेशन और आंसर्स आप दोनों देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। और जो भी विद्यार्थी जुड़े उन सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।